अगर युद्ध महाभारत जैसा है तो पांडवों को श्री कृष्ण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण मेंटर हैं, गाइड हैं, जिन्होंने बिना सस उठाए उनको विजयी बना दिया जिनके जीतने के चांसेस नील के बराबर थे। एक मेंटर ही वो काम कर सकता है। अगर आप भी यूपीएससी के चक्र में फंस गए हैं तो मैं कृष्ण तो नहीं, पर एक मेंटर की तरह आपको इस चक्र से बाहर निकालने का काम कर सकता हूं, क्योंकि ये काम मैं बहुत सालों से कर रहा हूं। मुझे 6 साल हो गए ये काम करते हुए, और मैंने बहुत से स्टूडेंट को, अगर आप प्री की विशेष साइकिल में फंसे थे या मींस में आपके नंबर नहीं आ रहे थे, मैंने उनको बाहर निकाला। और ये मैं नहीं, ये मेरे स्टूडेंट खुद बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस बार 2025 की रैंक लिस्ट में 935 रैंक कल्पना मीना, इनका कभी भी 4 अटेम्प्ट से प्री एग्जामिनेशन तक क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन 5वें अटेम्प्ट में इन्होंने प्री भी क्वालिफाई किया मेरे साथ, मेंस भी किया और इंटरव्यू भी निकाला और रैंक भी लाई। आपको लग रहा होगा रैंक बहुत नीचे है। आप ये मत देखिए रैंक नीचे है या ऊपर है, आप ये देखिए जो 5वें अटेम्प्ट में प्री, मेंस और इंटरव्यू एक साथ निकाल रहा है और रैंक ला रहा है। काबिल बात है। मैं कल्पना की बहुत सराहना करता हूं कि उसने एकदम बिना पूरी हिम्मत से लड़ा उसने, और मैं कल्पना को आपके सामने भी लाऊंगा और उनकी स्ट्रेटजी जिन्होंने 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने की वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। और भी मैं बताता हूं, प्रतेजस तोमर ना, इस 2025 की प्री की कट ऑफ कितनी गई थी? 92 के अप्रॉक्स, 20 नंबर ऊपर प्री एग्जामिनेशन में। इस बच्चे का प्री निकल रहा था 2 अटेम्प्ट से। तीसरा अटेम्प्ट आई थिंक था जिन्होंने 112 नंबर लाके इसने प्री एग्जामिनेशन निकाला, और इस बार का भी प्री एग्जामिनेशन बाय द वे इन्होंने निकाला है। तो मैं इनके मार्क्स जब मार्कशीट आ जाएगी तो इस बार भी दिखा दूंगा। साथ में ओम अंगोलकर, इसके 120 नंबर आए हैं जिसकी कट ऑफ 92 थी। और देखिए रुविन, इस बार भी इन्होंने प्री एग्जामिनेशन निकाला बाय द वे। 77 94 मार्क्स, 92 94 मार्क्स, प्री एग्जामिनेशन आराम से क्वालिफाई किया। मोहित कुमार जैन 105 नंबर, ये सारे मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट हैं। आयान जावेद रोल नंबर के साथ। दुपिंदर, इस बार भी इन्होंने प्री एग्जामिनेशन निकाला, यूपीएससी प्री हो गया, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, 15 जून की बात है। रुविन का आया कि सर इस बार भी क्लियर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। शामिम का, सर हो गया सर, थैंक्स अ लॉट। ये बच्चों का मेरी टीम के पास मैसेज आ रहा था कि सर प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, और रैंक के साथ हिमांशु शर्मा रैंक के साथ बता रहे हैं कि हमारा प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया। इस बार सर इनफॉर्मेंस प्री एग्जामिनेशन हो गया, सीसैट के कोर्स में ये एनरोल थे, ये मेंटरशिप स्टूडेंट नहीं थे, सीसैट के कोर्स में एनरोल थे। और ऐसे न जाने कितने स्टूडेंट्स, मैं मतलब सबका नहीं दिखा सकता, जाहिर सी बात है। ये तो मैं कभी दिखाता ही नहीं कि भाई किसने क्या निकाला। भाई पिछली बार 2025 में मेरे पास 150 मेंटरशिप स्टूडेंट थे, 50 लोगों का मेंटरशिप में प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ था, जिनका कभी भी एक बार भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो रहा था। यानी जिस एग्जामिनेशन में प्री एग्जामिनेशन, जब 10 लाख 7 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें 14,000 लोगों का सिलेक्शन होता है, जिसके चांसेस 0 पॉइंट समथिंग परसेंट हैं, बहुत मिनिमल चांसेस। वहां पर मेरे 150 स्टूडेंट्स में 50 स्टूडेंट का प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ था 2025 के प्री में। इस बार भी बहुत लोगों को क्वालिफाई हुआ है। मैं आपको जब मार्कशीट आएगी तो मार्कशीट के साथ दिखा दूंगा, और मैं इसलिए टेलीग्राम पे पोस्ट करता था, मैं कभी यूट्यूब पर नहीं बताता था। जैसी बात है, मैं इस चीज को बहुत ग्लोरीफाई नहीं करता हूं, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने सजेशन दिया कि सर आपको ये बताना ही पड़ेगा, नहीं तो स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि आप जो कर रहे हैं उसमें क्या सक्सेस का रेट है, क्या कामयाब हो रहे हैं लोग। इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये मेरा फीडबैक आप समझ सकते हैं जैसा भी है। अब इस बार 2027 के प्री प्लस मेंस के जो मेंटरशिप प्रोग्राम का वेट कर रहे हैं, फ्लैगशिप एस्पिरेंट टू आईएएस ट्रांसफॉर्मेशन मेंटरशिप प्रोग्राम 2027, आई एम लॉन्चिंग दिस टुडे। एंड मैं आपको बताता हूं इस प्रोग्राम में क्या क्या होगा और कैसे इस प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हैं। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। क्या होता है कि जब ये सबके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कुछ कमी है, मेरे पास कैपेसिटी नहीं कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं, क्योंकि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों गाइड करना पड़ता है, और नॉन एकेडमिक में बहुत टाइम लगता है। अगर एक स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू करेगा, आप भी सोचिए, तो कम से कम एक स्टूडेंट के लिए ही 1 घंटा 40 मिनट आराम से मुझे देने पड़ जाते हैं, जहां पर उन्हें बैठ के मुझे सुनना पड़ता है। कभी कभी 8 बजे क्लास शुरू होती है रात में, और मेरी क्लास 2 बजे खत्म होती है, तो उतना टाइम उतने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, इसलिए लिमिटेड स्टूडेंट्स को भी लेते हैं। दिस इज अ यूनिक मेंटरशिप प्रोग्राम, बट दिस इज फॉर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स, जिनको एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा। तो अगर आप, मैं बताऊंगा इस कोर्स में क्या क्या है, क्या चीज मैं कराता हूं, मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, तो एक जिस्ट दूंगा कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपके लिए क्या करूंगा। एज अ मेंटर मैं आपको कैसे गाइड करूंगा, और कैसे इस प्री के विशेष साइकिल से बाहर निकालूंगा, कैसे मेंस में मार्क्स आपके आ सकते हैं, कैसे इस पूरी जर्नी में आप अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, कैसे इस यूपीएससी की चक्रियों से निकल सकते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। और आप इसमें कैसे एनरोल कर सकते हैं, कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे सेलेक्ट किया जाएगा आपको, ये भी बताऊंगा। तो अगर आप सीरियस हैं, आप सिंसियर हैं
कि आपको करना है और आपको एक कोई इंसान चाहिए जो आपको सही ढंग से गाइड कर सके, तो मैं आपको गाइड करने को तैयार हूं। आपने मार्केट में बहुत ढेर सारे मेंटरशिप प्रोग्राम देखे होंगे, पर दिस इज अ यूनिक मेंटरशिप प्रोग्राम। मैं बताता हूं क्यों। बाकी अगर आपने मेंटरशिप प्रोग्राम देखे तो वो फैक्ट्री मॉडल, यानी जैसे रोबोट बना रहे हैं वैसे करते हैं। डे 1 चैप्टर 1 लक्ष्मीकांत, डे 2 चैप्टर 2 लक्ष्मीकांत, डे 3 चैप्टर 3। आपका ऐसे शेड्यूल कर देते हैं जैसे समझते हैं कि आप रोबोट हैं। भाई किसी दिन किसी का फेज अच्छा होता है, किसी का फेज लो होता है, अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करना पड़ता है। इसलिए हमको 1 2 3 रिजिड शेड्यूल नहीं कर रहे हैं, हमें स्टूडेंट्स को रोबोट की तरह मुझे ट्रीट नहीं करना है। मैं आपको आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम समझकर एक्चुअल प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन देता हूं। यानी आपकी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, जनरल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। आपकी 1-to-1 काउंसलिंग जब मैं करता हूं, जब आप मुझसे 1-to-1 बैठ के जूम मीटिंग के थ्रू बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तब मैं आपको समझ भी पाता हूं। इसलिए मेरे पास इतना स्कोप नहीं, इतना टाइम नहीं कि मैं बहुत से लोगों को एनरोल कर सकूं। इसलिए लिमिटेड स्टूडेंट के लिए, आपके अंदर कोई कमी नहीं, अगेन मैं बोलता हूं आपके अंदर कोई कमी नहीं है, पर मुझे लिमिटेड स्टूडेंट को ही गाइड करने की मेरी कैपेसिटी है, इसलिए मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स को भी ले सकता हूं। इसलिए 1-to-1 डायग्नोस्टिक सेशन, मतलब समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज आपने की है, क्या अभी तक वर्क आपके लिए किया है, क्या अभी तक आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, और आगे आपको कैसे हम मोल्ड कर सकते हैं। एंड फ्यू डेज में आपका फिर से देखना कि भाई आपने अभी तक कितना प्रोग्रेस कर लिया और कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजें देखना। साथ में ओनली एकेडमिक्स नहीं, जब बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम में सिर्फ एकेडमिक बातें कर रहे हैं, कोई नॉन एकेडमिक बातें नहीं हो रही है, जहां पर आपकी पर्सनलाइज, जब तक मन ठीक नहीं है, जब तक मन में युद्ध हो रहा है, तब तक सामने वाला युद्ध जीता नहीं जा सकता। तो मन के युद्ध को शांत करना पड़ेगा, यहां पर पीस एंड स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। इसलिए जब सब लोग एकेडमिक पर फोकस कर रहे हैं, मेरा यह मानना है कि भाई नॉन एकेडमिक इज मच मोर इंपॉर्टेंट। भाई अगर मेरा दिमाग शांत होगा तभी मैं कोई चीज पढ़ सकता हूं। मैं दिमाग से परेशान हूं, मेरा फोकस ही नहीं हो पाएगा, और जब फोकस ही नहीं हो पाएगा तो जो पढ़ रहे हैं ये रोबोट जैसा बनाकर भी क्या मिलेगा। मेंटरशिप बहुत से प्रोग्राम में कोई पीवाईक्यू, ट्रेंड एनालिसिस पर कोई फोकस नहीं है। मैं पीवाईक्यू प्री के और मेंस के किस तरह से करना है, कैसे नोट्स बना सकते हैं, वो सब चीजें करवाता हूं, ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि हाँ, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है, नॉलेजेबल बनने के लिए नहीं, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। दैट्स अ मेन डिफरेंस कि मेंटरशिप प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम है, और इसकी यूनिकनेस इसी के प्रोग्राम के फीचर्स में लाई करती है। क्या फीचर्स हैं सर? 2 पार्ट हैं, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, और मैं दोनों बता देता हूं, एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रॉब्लम अक्रॉस बोथ डोमेन्स। ऐसा नहीं है कि आपको अगर एकेडमिक कोई और प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। सर ये चीज, इसको हिस्ट्री में ये चीज समझ नहीं आ रही, हिस्ट्री में सर मेरे दिमाग में ये चीज बैठती नहीं है, पॉलिटी में सर आर्टिकल याद ही नहीं होते, कोट कैसे करेंगे। ये प्रॉब्लम, ये आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। हो सकता है किसी और को याद हो जाते हो सकता है हिस्ट्री किसी के लिए आसान हो, पर आपके लिए नहीं है, तो फिर आपके लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज द थिंग। तो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक, सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे दिमाग में ये चीज चल रही है सर, इसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, नॉन एकेडमिक। सर मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम मतलब टाइम मैनेजमेंट करवाना, आपका स्ट्रेस को मैनेज करना, ताकि आप टाइम का बेहतर यूटिलाइजेशन कर सके, टाइम को आपको मेजर करें और टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करें वो सिखाना, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करना, ताकि आप एक मेच्योरिटी के लेवल पा सके और आप वो चीजें सोच सकें जिसका वाकई में रेलेवेंस है। साथ में नॉन एकेडमिक में आपकी अकाउंटेबिलिटी को तय करना कि आप क्या डेली प्लान्स बना रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट सही ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, किस तरह से अपने मन, जो ये मन भटकता है, कहते हैं ना मन के बहकावे में ना, मन रहा बुलाए भ्रम में डाले, तो इस मन का दास न बन, मन को अपना दास बना ले। तो मन को काबू करना पड़ेगा, क्योंकि मन काबू नहीं होगा तो कभी ना कभी आपको लगता रहेगा कि यार ये भी नहीं हो रहा मुझसे, वो भी नहीं हो रहा, और मन आपको परेशान करता रहेगा। इस मन को संभाला, और मन को संभालना है तो थोड़ी पनिशमेंट देनी पड़ेगी ताकि मन संभले। यानी आपके ऊपर एक फोकस रखना, अकाउंटेबिलिटी रखना कि भाई आप अकाउंटेबल हो किसी को, कि आपने टास्क नहीं किया, अकाउंटेबल हो, क्यों नहीं किया, उसका रीजन क्या, अप्रोप्रिएट रीजन नहीं है तो आपको पनिशमेंट दिखनी चाहिए, मिलनी चाहिए, अपने आप के लिए आपको पनिशमेंट देनी पड़ेगी। वो जरूरी है आपके ऊपर एक कोई निगाह रखे, एक नजर रखे, ताकि आप कभी भी अपने गोल से, अपने फोकस से कभी भटके नहीं। जब जब महाभारत में अर्जुन भटकने लगे, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया और बताया कि अर्जुन ये सही है, ये करना चाहिए तुम्हें। इस समय पर जब अर्जुन ने उसको किया तो अर्जुन को उसका फायदा हुआ। मैं अगेन बोलता हूं, मैं कृष्ण नहीं, पर यूपीएससी, मैं तो इंसान हूं, पर यूपीएससी में आपका मेंटोर के लिए एक गाइडेंस, एक गाइड का काम कर सकता हूं, जो कि मैं करना चाहता हूं आपके लिए। तो नॉन एकेडमिकली ये चीजें आपकी मैं मैनेज करूंगा। एकेडमिकली क्या मैनेज करूंगा, मैं आपको सबसे पहले सिलेबस किस ढंग से डिजाइन है और क्यों डिजाइन है,
Why this syllabus has been designed in this way? क्या आपको GS1, GS2, GS3, GS4 आइसोलेशन पढ़ना है या कुछ है इंटरकनेक्शन कि आप इंटरकनेक्ट करके चीजों को कैसे समझो, कैसे आप एक सब्जेक्ट की चीज दूसरे सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, कैसे आप अपने आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं, कैसे आप सिलेबस के अंदर के कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, सिलेबस में जो लिखा है और PYQ जो पूछे गए हैं, क्या सिलेबस का कोई पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। तो सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, PYQ एनालिसिस, प्री मेंस बोथ, ये हम करेंगे और समझेंगे इसके हिसाब से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या हिस्टोरिक ट्रेंड रहा है, कहां पर फोकस कर सकते हैं, कितने सवाल पूछता है तो कितनी एनर्जी लगानी जरूरी है। अगर इंटरनल सिक्योरिटी में मात्र 4 सवाल पूछ रहा है तो 4 सवाल के हिसाब से कितनी एनर्जी लगानी है और कहां पर एनर्जी लगानी है, कितने फ्रेमवर्क बनाने हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। Yes, the true strategy begins with the forensic deconstruction of the syllabus and the historic trend। तो हम PYQ सिलेबस को मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और 2026 में जिस तरह का पेपर रहा प्री का, जो चेयरमैन साहब ने कहा है, उन सब इन चीजों को अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड करके उसके हिसाब से मोल्ड करके और ढंग से 2027 की तैयारी करेंगे। सेकेंड चीज, सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है। हिस्ट्री तैयार नहीं हो रही, आपकी पॉलिटी तैयार नहीं हो पा रही है, समझ नहीं आ पा रहा है, किस तरह से एक सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। कितना पढ़ते हैं इससे मतलब नहीं है, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ते हैं, किन चीजों पर ध्यान रखते हैं। भाई एक किताब टॉपर भी पढ़ता है, किताब नॉर्मल स्टूडेंट भी पढ़ता है, लेकिन उस किताब में टॉपर क्या देखता है, कैसे पढ़ता है, कैसे अप्रोच करता है, वो डिफरेंट होता है। तो हम जो ये इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है उसको सही ढंग से स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा अपनी स्टडी को इफेक्टिव करने के लिए। और हमको एक आर्ट सीखनी होगी, आर्ट ऑफ कंसोलिडेशन एंड इंटरकनेक्शन, सो दैट वी कैन इंटरकनेक्ट एवरीथिंग एंड उसको रियल वे में हम समझ पाए कि अच्छा इससे ये प्रोडक्ट निकल के आएगा। और इसी से एक चीज समझ में आएगी कि किसी भी सब्जेक्ट की जब सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होगी, PYQ की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, उस कंटेंट के हिसाब से नोट मेकिंग हो पाएगा, आर्ट ऑफ नोट मेकिंग। और आप इधर उधर नहीं भटकेंगे कि अच्छा ये भी चाहिए, क्या करते हैं हड़बड़ाहट में ये भी परचेज कर लेते हैं, वो भी परचेज कर लेते हैं, 5 चीजें परचेज कर लेते हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होता। टेस्ट सीरीज परचेज कर लेते हैं, कुछ आता नहीं है पर टेस्ट सीरीज परचेज करके बैठे हैं, भाई उसका क्या मतलब है। जब आप ये सब चीज समझेंगे तो आपका मन भागेगा नहीं। जब मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको ये कोर्स, आप पूछेंगे सर ये कोर्स ले लूं क्या, तो मैं आपको सही ढंग से सजेस्ट करूंगा कि ये चाहिए या कुछ और ले सकते हैं, या इसकी जगह पर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। सो दैट विल मिनिमाइज योर कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो। जो आप एंशियस होकर आप डिसीजन लेते रहते हो, जिसकी वजह से आप पैसे वेस्ट करते रहते हैं, वो नहीं करेंगे। तीसरी चीज, मेंस में आंसर राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस समझ लिया, पर आंसर के फॉर्म में कैसे डेवलप करना है उसको समझना। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, डायरेक्टिव वर्ड्स क्या है, इंट्रोडक्शन के क्या टाइप्स हैं, बॉडी की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, लास्ट में कंक्लूजन कैसे करना है। हम मेंस के आंसर्स को, यानी जो पूछा गया है उसके हिसाब से प्रिसाइजली कैसे लिख सकते हैं। आंसर सब लिखते हैं पर सही ढंग से प्रिसाइजली लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रिसाइज नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। तो वो प्रिसीजन पे काम करना पड़ेगा। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन 150 वर्ड्स में लिखना है तो 150 वर्ड्स में प्रिसीजन आना चाहिए, जो पूछा गया है उसका जवाब देना चाहिए। तो यहां पर हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, आंसर राइटिंग सीखेंगे और हमारा आंसर राइटिंग यानी मेंस का पार्ट भी कवर होगा। चौथा, करंट अफेयर की कितनी जरूरत है, व्हाट इज द रोल ऑफ करंट अफेयर्स। मॉक टेस्ट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, और देने चाहिए तो कितने देने चाहिए, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से किस पर फोकस करना है, हम ये भी सीखेंगे। तो ये 4 चीजें और इसके साथ अराउंड बहुत सी एकेडमिक चीजें जो मैं आपको विद द पढ़ाता रहूंगा। ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि मैं आपकी प्री की प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करवा के आपको सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या चीज कहां से उठानी है और कैसे अपनी स्टडी को फॉरवर्ड करना है, ये मैं आपको समझाऊंगा इस पूरे मेंटरशिप में। एकेडमिक सेक्शन में, नॉन एकेडमिक में आपका स्ट्रेस, टाइम और आपके अंदर जो भी चल रहा है उसको काउंसलिंग करके आपके साथ उसको मैनेज करूंगा। कैसे होगा ये मेंटरशिप प्रोग्राम, क्लासेस क्या होंगी, मिनिमम 1 क्लास पर वीक होगी। बेसिकली वीकेंड पे क्लासेस होती हैं, मिनिमम एक है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 2-3 तो टिपिकली मैं ले भी लेता हूं, तो 2-3 क्लासेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी टू ग्रैब, कैपेसिटी टू डाइजेस्ट, कैपेसिटी टू कंप्लीट द टास्क। उसके हिसाब से आपकी क्लासेस मिनिमम 1 या मैक्सिमम 2-3 आपके साथ होती रहेंगी। टाइमिंग एंड लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो मिक्स करते हैं वो है। टाइमिंग बेसिकली वीकेंड्स पे 2 PM या 8 PM के साथ कर लेंगे। फीस कितनी है, 4000 रुपीज पर मंथ। मंथली बेसिस पर पे कर सकते हैं, ईयरली भी पे कर सकते हैं, या मंथली बेसिस पर पे करें तो ज्यादा सही है, आपके लिए भी ठीक रहेगा। और इसको मैं फीस नहीं बोलता हूं, मैं इसको इन्वेस्टमेंट बोलता हूं। भाई अगर आज अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट ना करें तो डॉक्टर को पैसा देना पड़ता है। वैसे अगर आज आप ये 4000 रुपीज आपको लगे बहुत बड़ा है, जो कि मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा है। आजकल छोटे छोटे बच्चों से LKG UKG 1-2 क्लास के बच्चों से ट्यूशन फीस उनकी 3000-4000 रुपए होती है।
ये तो फिर भी यूपीएससी की पढ़ाई है, आप जाकर चेक भी कर लीजिएगा। अगर आपके घर में बच्चे हो तो उनसे जाकर पूछ भी लीजिएगा कि उनकी ट्यूशन की फीस कितनी है। इट्स अ 4000 रुपीज़ पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है, पर ये 4000 रुपये में जो आप सीखेंगे, जो वैल्यूएबल सीखेंगे, आई थिंक उसकी जो वैल्यू है वो 4000 में नहीं आएगी। और ये आपका ही फीडबैक होगा, क्योंकि यही मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट फीडबैक देते हैं, जो कि मैं टेलीग्राम पे बहुत दिनों से पोस्ट भी करता रहा हूँ, बहुत सालों तक पोस्ट करता रहा हूँ। आप जाके कई सालों के मेंटरशिप स्टूडेंट्स का आप पोस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं। कब शुरू हो रहा है? 11 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस होंगी। रिकॉर्डिंग्स अगर आप किसी वजह से आपने मुझे प्रायर इन्फॉर्म किया कि भाई मैं इस वजह से क्लास सर ये नहीं ले पाऊंगा, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, लेकिन इन जनरल हम रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने बैठें, मैं आपको अकाउंटेबल रख सकूं। और जैसे कि पहले हुआ करता था, जब ऑनलाइन इतना नहीं था, जब पहले आपको जहां पर बैठे हो वहां पर फुल फोकस आपको एक ही बार में पूरा ग्रैब करना पड़ता था, क्योंकि रिकॉर्डिंग के जमाने में डिस्ट्रैक्शन इतना हो जाता है कि सोचते हैं बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, डिले करते रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता डिले करें, मेरे सामने बैठ के उन चीजों को कवर करें। हमेशा से यही मॉडल मैंने फॉलो किया है, जूम मीटिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, आप भी सामने बैठो, मैं भी सामने बैठूंगा, और एक वेल डिसिप्लिन्ड मैनर में चीजें ढंग से कवर करेंगे। मैं जो पूछूंगा, जो मैं बताऊंगा, आप सवाल क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वो बहुत फीजिबल होता है आपसे इंटरेक्ट करने में। और रिकॉर्डिंग में तो इंटरेक्शन भी नहीं होता है। पर इन एनी केस अगर आप किसी वजह से प्रायर इन्फॉर्मेशन देंगे, मुझे इन्फॉर्म करेंगे, और अगर फिर भी है तो फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग उस केस में दे दूंगा। यस, तो बेसिकली ये लाइव क्लासेस है। ये पूरा मेंटरशिप का मॉडल है, एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक और ये इस तरह की चीजें। लेकिन यहां पर अगेन ये कुछ स्टूडेंट के लिए तो एक सिलेक्शन प्रोसेस है, ताकि मैं कुछ लोगों को सेग्रीगेट कर सकूं और उनको ही मेंटरशिप दूं। नॉट बिकॉज कि आपके अंदर कोई कमी, इट्स बिकॉज कि भाई मेरे पास लिमिटेड कैपेसिटी है, तो उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग में है मैं आपको मेंटरशिप दे सकता हूं। कैसे अप्लाई करेंगे? मेरी वेबसाइट www.hoptoshan.com या मेरे ऐप होप तुशांत पर जा सकते हैं आप। वहां पर आपको ऐसा एक कोर्स दिखेगा और 299 रुपीज लिखा होगा। 299 रुपीज इज नॉट द फुल फीस। क्या फीस है? 4000 रुपीज पर मंथ। तो ये 299 क्या है? ये 299 रजिस्ट्रेशन फीस है। तो जब आप ऐप वेबसाइट में जाएंगे और इस कोर्स पे जाएंगे, तो आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए 299 रुपीज प्लस जीएसटी में। ये पूरा रिफंडेबल है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको 299 रुपीज वापस कर दिए जाएंगे, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो 299 रुपीज आपके मंथली फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये 299 रुपीज का कोई हार्म नहीं इन एनी केस। आप रजिस्टर करने के बाद नहीं हुआ तो वो रिफंड मिल जाएगा, हो गया तो फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो आपका ये रिस्क बिल्कुल नहीं, मैं आपको रिस्क नहीं देना चाहता हूं कि आपका नहीं आएगा। तो 299 का ये रजिस्ट्रेशन फीस है, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। जब रजिस्टर कर लेंगे तो वहां पर अंदर आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को जब आप फिल करेंगे, वहां पे 1-2 क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन का सिंसियर रूप में जवाब, सही ढंग से जवाब लिखिएगा। एंड आई बेसिकली वहां पर मैं आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी पूछता हूं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बेसिस पर, और आपसे मैं पूछता हूं कि आपने क्या क्या अभी तक किया, उसके बेसिस पर आपके आंसर चेक होते हैं। तो अगर आप बिगनर है तो आपके बिगनर के अकॉर्डिंग आपके आंसर चेक होते हैं, और अगर आपने 4 बार अटेम्प्ट दिया तो आपके 4 बार अटेम्प्ट देने के अकॉर्डिंग आपके आंसर चेक होते हैं। उस अकॉर्डिंग जब आपके आंसर चेक होंगे और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, और उसके बाद आपको एक ग्रुप में डालकर फिर वहां से हम अपनी मेंटरशिप की जर्नी 11 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। तो आज से ये कोर्स के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आज 2 जुलाई है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आप जाइए www.hoptoshan.com और यहाँ पर रजिस्टर कीजिए। बिल्कुल देर मत कीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से फॉर्म आते रहेंगे और हम फॉर्म को सेग्रीगेट करते रहेंगे, अच्छे आंसर पसंद आएंगे तो हम शॉर्टलिस्ट करते रहेंगे, और 9 जुलाई को रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे और 11 जुलाई से कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। यानी विद इन 1 वीक जब आप रजिस्टर करेंगे, विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। उसके बाद अगर हुआ तो आपको आगे की चीज करनी पड़ेगी, अगर नहीं हुआ तो 299 रुपीज आपको रिफंड आपके मेन सोर्स जहां से आपने पेमेंट किए वहां पर आपको मिल जाएगा। आई होप दैट्स क्लियर। दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस। इस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपने आपको आप रजिस्टर कर सकते हैं। सेलेक्ट हो गए तो वेलकम। आई विल गाइड यू इन अ वे दैट यू हैव नेवर इमेजिन्ड। किस तरह से गाइड करूंगा, आपने वो चीजें आपको पता चलेंगी जो आज तक आपको कोई बताता नहीं है, क्योंकि लोग फिल्टर आउट करके चीजें बताते हैं, पर मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो वाकई में आपके लिए काम करेगी, और ऐसा काम करेगी कि 5वें अटेम्प्ट में जब आप प्री मेंस और इंटरव्यू जब कल्पना मीना निकाल सकती हैं, तो अगर आप भी परेशान है बार बार कि आप इस यूपीएससी के चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं एक बार भरोसा मुझ पर करके देखिए। और जो अगर नहीं पसंद आए तो 1 महीने में कोई बात नहीं, अगले महीने फीस मत दीजिएगा। 1 महीने का ही तो रिस्क है, इसलिए मैंने कहा ना पूरी फीस आपको नहीं देनी है। मैं तो आपके लिए इतना कन्वीनियंट रखता हूं कि भाई 1 महीने आप मुझे चेक करो, आप 1 महीने मुझे मौका दो, 1 महीने में आपको मौका देता हूं। अगर आपने अपने आप को प्रूव कर दिया तो अगले महीने मैं आपको ले चलूंगा। अगर आपने 1 महीने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मैं आपको निकाल दूंगा, और मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप कहोगे सर मैं आपसे मेंटरशिप नहीं लेना चाहता। तो ये बोथ वे अकाउंटेबिलिटी है कि मुझे भी हर महीने आपको सही ढंग से गाइड करना है,
और आपकी अकाउंटेबिलिटी कि आपको हर महीने सही ढंग से काम करना है, नहीं तो मेंटरशिप से निकाल दिया जाएगा। और दैट इज द बिगेस्ट पनिशमेंट इन द मेंटरशिप प्रोग्राम कि लोगों को निकाल दिया जाता है कि भाई मैं उनके साथ एफर्ट्स नहीं कर सकता जो अपने साथ एफर्ट्स नहीं कर सकते। तो ये बोथ वे। तो आप 1 महीने का रिस्क लीजिए, 1 महीने का रिस्क लेने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप भी छोड़ सकते हैं, और अगर अच्छा लगेगा तो आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा वो आज तक आपको दिखा नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आज के लिए इतना ही। जाइए www.hopetoshan.com रजिस्टर कीजिए और मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपका गूगल फॉर्म होगा, पहली बार मैं आपको रूबरू होऊंगा आपसे गूगल फॉर्म में, उसके बाद अगर आप अच्छा लिखे होंगे, आपके आंसर अप्रोप्रिएट होंगे, तो मिलता हूं मैं आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में, जहां पर इस बार मैं आपको गाइड करूंगा और इस बार की जर्नी आप देखिएगा अपनी, और आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में आपने क्या किया है और करना क्या था। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।